अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच हुई वार्ता के बाद बोले लॉयड ऑस्टिन, हमने कभी नहीं माना कि भारत और चीन युद्ध की कगार पर है। प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम इस्तीफे के बाद बोले पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, अशोका विश्वविद्यालय के संस्थापकों ने इसकी आत्मा को खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार ने बढ़ाई सिर्फ मित्रों की कमाई। केजरीवाल सरकार का आरोप, मोदी सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर लगाई रोक, पूछा मोदी सरकार राशन माफिया खत्म करने के खिलाफ क्यों? 25 मार्च को होनी थी योजना की लॉन्चिंग। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान हुए कोरोना पॉजिटिव, वैक्सीन की ले चुके हैं पहली डोज, घर पर हुए क्वारंटीन। आईपीएल 2021 में भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं होंगे क्वारंटीन, बीसीसीआई ने जारी की गाइडलाइंस। और राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से तुर्की को किया अलग। आलोचकों का आरोप, महिला सुरक्षा के लिए नहीं हुआ पर्याप्त काम, 38% महिलाओं के साथ उनके साथी किसी न किसी रूप में करते हैं हिंसा। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया है। साल 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मिडिल क्लास की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कोरोना महामारी का असर भारत में भी साफ देखने को मिल रहा है। देश में उत्पन्न हुए वित्तीय संकट के कारण करीब 3 करोड़ 20 लाख लोग मिडिल क्लास की श्रेणी से बाहर हो गए हैं। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा है कि कोरोना संकट ने भारत के 32 मिलियन लोगों को मिडिल क्लास की श्रेणी से नीचे धकेल दिया है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक कोरोना संकट काल में मिडिल क्लास में $10 से $20 प्रतिदिन कमाने वालों की संख्या में करीब 3 करोड़ 20 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना संकट के पहले देश में मिडिल क्लास की श्रेणी में करीब 9 करोड़ 90 लाख लोग थे, जबकि कोरोना महामारी के कारण इनकी संख्या घटकर करीब 6 करोड़ 60 लाख हो गई है। वहीं स्टडी के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण देश में उच्च आय की श्रेणी के 6.2 करोड़ लोग मिडिल क्लास की श्रेणी में आ गए हैं। उच्च आय की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जिनकी प्रतिदिन की आय $50 या उससे अधिक होती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन से भारत में आर्थिक गतिविधियां थम गई हैं। इससे भारत 40 साल में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी में डूब गया, क्योंकि महामारी ने बड़े पैमाने पर नौकरियां छीनी, जबकि चीन इसे रोकने में सक्षम था। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक कोरोना काल की मंदी में चीन की तुलना में भारत में मिडिल क्लास में अधिक कमी और गरीबी में अधिक वृद्धि होगी। आपको मालूम होगा कि साल 2011 से 2019 के बीच करीब 5 करोड़ 70 लाख लोग मिडिल क्लास की श्रेणी में शामिल हुए थे। प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि प्रतिदिन $2 या उससे कम कमाने वाले गरीब लोगों की संख्या 7 करोड़ 50 लाख हो गई है। कोरोना वायरस के कारण आई मंदी ने प्रगति को वर्षों पीछे धकेल दिया है। पिछले साल जनवरी माह में विश्व बैंक ने भारत और चीन के आर्थिक विकास की दर का स्तर समान रहने का अनुमान जताया था। साल 2020 में भारत का 5.8% और चीन का 5.9% आर्थिक विकास की दर का अनुमान जताया गया था। लेकिन एक साल बाद विश्व बैंक ने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए भारत के लिए 9.6% संकुचन और चीन के लिए 2% वृद्धि की बात कही है। इस साल घरेलू ईंधन की कीमतों में वृद्धि, नौकरी की हानि, वेतन में कटौती ने लाखों घरों को नुकसान पहुंचाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हालात कब बेहतर होंगे और कोरोना का कहर कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मानो बीजेपी की रफ्तार ही कम हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले रैलियों में कम भीड़ और अब पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी। टिकट बंटवारे को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं और कुछ नेताओं में असंतोष पैदा हो गया है। हालात ये हैं कि भीड़ नहीं होने से रैलियां भी रद्द करनी पड़ रही है। खबर यह है कि टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में पार्टी कार्यालय के भीतर तोड़फोड़ की है, जबकि 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने टिकट मिलने के बाद भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी है
और आरोप लग रहे हैं कि पार्टी ने हाल ही में बीजेपी में आए नेताओं को टिकट बांट दिया है, जबकि वर्षों से बीजेपी में रहे नेताओं की अनदेखी की गई। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो लोग टीएमसी से भाजपा में आए हैं, उनमें से कई तो भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार भी करते रहे हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर आलाकमान ने राज्य इकाई के साथ बैठक भी की और इसे जल्द से जल्द हल करने के भी निर्देश दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को जब बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ा। मसलन जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से सुजीत सिंघा को पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसके विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जलपाईगुड़ी में पार्टी कार्यालय के भीतर तोड़फोड़ की और पोस्टर फाड़ डाले। कहा जा रहा है कि ऐसा पुराने नेताओं को टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया है। इसी तरह जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से अरिंदम भट्टाचार्य को टिकट दिए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया और कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, मालदा के हरीशचंद्रपुर में भी पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। इसी तरह कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के सामने पूरे दिन हंगामा हुआ। पार्टी कार्यकर्ता टिकट बंटवारे से नाराज थे। इसके अलावा दुर्गापुर, दमदम, चुचुड़ा में भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय के भीतर भी तोड़फोड़ की गई। कई जगह तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध में रास्ते को ही बंद कर दिया। बीजेपी ने चौरंगी विधानसभा सीट से शिखा मित्रा को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने बीजेपी को इस बारे में बताया भी था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने उनके नाम की अचानक घोषणा कर दी। शिखा मित्रा पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सोमेन मित्रा की पत्नी है। उन्होंने यहां तक कहा कि शुरू से कांग्रेस में रही हैं, अचानक बीजेपी में कैसे चली जाएं। इसी तरह बेलगाछिया सीट के लिए घोषित उम्मीदवार तरुण साहा ने भी ये कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि उन्होंने भाजपा को पहले ही सूचित कर दिया था। माना जाता है कि बीजेपी सभा आयोजित करने और उस पर खर्च करने में सबसे आगे है, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग ना आए तो सभा रद्द होना तो तय है। 15 मार्च को पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में गृह मंत्री अमित शाह की सभा होनी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में अचानक टेक्निकल खराबी आ गई और सभा रद्द करनी पड़ी। हालांकि इसके बाद टीएमसी समेत विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने खाली कुर्सियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। आरोप लगे कि खाली कुर्सी और भीड़ नहीं जुटने से गृह मंत्री को अपनी सभा रद्द करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल के चुनावी अभियान में बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया है। बीते दिनों राज्य में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया, लेकिन जानकार कहते हैं कि एक हाई लेवल पब्लिक मीटिंग में जिस हिसाब से भीड़ जुटनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ पश्चिम बंगाल के चुनावी अभियान में सभाएं की, लेकिन इन दिग्गजों की जनसभा में बहुत कम उपस्थिति देखने को मिली। राज्य में ऐसे हालात को देखकर राजनीतिक जानकार यहां तक सवाल उठा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी शासन को पटखनी देने की उम्मीद पाले बैठी भाजपा ने उस गति को खो दिया है जिसमें वो मस्त थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। केंद्र सरकार ने देश के रहने लायक शहरों की सूची जारी की है। रहने के लिहाज से बेंगलुरु और शिमला शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं, तो श्रीनगर और मुजफ्फरपुर सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की राजधानी नई दिल्ली टॉप 10 में भी नहीं है, उसे 13वां स्थान मिला है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले रहने लायक शहरों की श्रेणी में 49 शहरों का आकलन किया गया है। इस सूची में बरेली, धनबाद और श्रीनगर आखिरी पायदान वाले शहरों में शामिल है। वहीं शीर्ष 10 में बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई समेत और भी शहर शामिल हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले रहने लायक शहरों की श्रेणी में 62 शहरों का आकलन किया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर को सबसे आखिरी स्थान मिला। तो वहीं टॉप 10 की बात करें तो इस लिस्ट में शिमला के साथ भुवनेश्वर, सिलवासा और गुरुग्राम भी शामिल है। वैसे केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक भी जारी किया है। इस लिस्ट में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगर निगम की लिस्ट में इंदौर टॉप पर है, तो वहीं गुवाहाटी आखिरी स्थान पर है और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 10 लाख से कम आबादी की श्रेणी में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि तिरुपति और गांधीनगर को दूसरा,
व तीसरा स्थान मिला है। वहीं शिलोंग इस लिस्ट में आखिरी स्थान पर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रहने के लिहाज से देश के 111 शहरों के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश का एक भी शहर शामिल नहीं है। हालांकि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की शीर्ष 50 की रैंकिंग में लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और बरेली को रहने लायक माना गया है। आपको बता दें कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी की थी। शहरों का ये आकलन पिछले साल लॉकडाउन से पहले किया गया था। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ बंगाल की जमीन चुनावी वादों से गरमाई हुई है, पर वहीं आंकड़े मिलने में आई मुश्किलों के चलते सूची में बंगाल के शहरों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शहरों का इंडेक्स बनाने में सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस को मूल आधार बनाया गया है। साथ ही शहरों में सुविधाओं के आकलन में वहां के नागरिकों के विचार को भी शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में एक चिंता बढ़ा देने वाली बात भी सामने आई है और वो ये है कि बढ़ते शहरीकरण से देश के शहरों का ढांचा चरमराने लगा है। अगले एक दशक में देश में शहरी आबादी मौजूदा 31% से बढ़कर 50% तक होने का अनुमान है। इसलिए हमारी सरकारों को शहरीकरण की तेज रफ्तार के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने पर जोर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।